हाय फ्रेंड्स, मैं आपको मेकिंग माई रेसिपी चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। एक धमाकेदार सेक्शन बिल्कुल कंटिन्यू है हमारे यहाँ पर। और जैसे कि आपको पता है कि हम अब तक लगभग एपिसोड को कंप्लीट कर चुके हैं और आज भी एक धमाकेदार सेशन होने वाला है, तो जो बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। और जो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन आज मैं लिया हूँ ना, उस वहाँ को पूरे सेंस को समझेंगे, उसके साथ जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको बिल्कुल पार्ट्स वाइज पोस्टमार्टम करने वाला है आज। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहे ताकि कोई भी दिक्कत ना है, न्यू कॉन्सेप्ट जो आने वाला है आज। ओके फ्रेंड्स, और जैसे कि आप सभी को पता है, हर दिन की तरह आज की हमारे भी एक मैजिक रूल्स या फिर जो भी मैं बोलता हूँ कि ड्रीम इल्यूजन क्वेश्चंस आज भी मैं भी लिया हूँ। ओके, और बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन है, आप बस इसे यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान दें। ओके फ्रेंड्स, देखो क्वेश्चंस क्या है। देखो, इन 1886 मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर डाइड फ्रॉम हंगर इन ओडिशा। ओके, क्या लगता है यहाँ पर आपका कोई गलत है? बताओ क्या लगती है यहाँ पर कि 1866 बिल्कुल सही। आपको आप बता पाओगे क्या कहाँ पर ये जो हुआ था कि जिसमें कि बहुत सारे लोग क्या कि हंगर में भूखमर में मर गए थे? बता पाओगे क्या कौन सी स्टेट में होगा? ठीक है, आप मुझे बताना। तो पहले बताओ कि यहाँ पर ग्रामर रिलेटेड क्या एरर हो सकता है। ओके, मुझे लगता है कि आप सोचोगे तो सर यहाँ पर तो कोई भी गलत नहीं दिखता है, क्योंकि इन 1860 कोई गलत है। मोस्ट ऑफ द पीपल बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर पीपल्स आ सकता था तो आप बोल सकते कि सर पीपल का तो ऐसे प्लूरल फॉर्म पीपल ही होता है, तो आप पीपल्स कैसे लगता है? यहाँ पर गलत नहीं है। वह डैड बिल्कुल प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब है, उसके बाद डायड क्योंकि पास्ट ही फॉर्म है इसलिए पास्ट फॉर्म। फ्रॉम हंगर की भूख लग गई इसलिए हंगर के लिए उनको डेथ हो गया, उनका जो सब सारे लोग की डेथ हो गया। तो इन ओडिशा कोई भी प्लेस का नेम आएगा तो उसके पहले इन लगाना है, बिल्कुल सही। तो गलत कहाँ पर है? ओके, तो ये जो इम्प्रेसिव चीज़ है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ। बस हमारा जो पूरे वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आज का मैजिक रूल को बिल्कुल डिस्कस करूँगा, और यहाँ पर आपको बिल्कुल एक धमाकेदार ट्रिक मिलना है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहे। ओके, और आप अगर आप इसको मिस करते हैं ना, बिल्कुल एक नया कंसेप्ट मिस करने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा है मिशन 1000 प्लस टूल्स, मतलब क्या समझते हो आप? क्या लिखा है बताओ? यहाँ पर लिखा है मिशन 1000 प्लस टूल्स। ओके, मिशन 1000 प्लस टूल्स, यानी हम पूरे 1000 प्लस टूल को कवर करने वाले हैं। ओके, आपको पता है कि यहाँ पर ये जो यूट्यूब है ना, यहाँ पर अब तक नहीं हुए ये। ओके, और आज मैं उसकी एपिसोड नंबर 8 को डिस्कस करने वाला हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम पूरे अब तक तो पूरे 65 रूल्स को मैं कवर कर चुका हूँ। जिसने हमारे साथ जुड़े उसको बिल्कुल पता है, तो आप क्यों ना ऐसे मिस करते हो, तो इसीलिए आप भी हमारे साथ जुड़े जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान दें उस क्वेश्चन पर। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, मैं बताया कि वीडियो की पहले बिल्कुल बताया कि आज जो भी क्वेश्चन होगा ना, बिल्कुल एडवांस लेवल की क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन क्या है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है। regime uncertainly regime uncertainly associated with the elections may put a halt to the nascent peak of witnessed in investments, as corporations might decide to hold back on big ticket investment until things will clear up। देखो क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा लग रहा है, पर मैं जो बताऊंगा आपको बिल्कुल ध्यान देना। पहले तो मैं बताऊंगा उसका सेंस, जो कि इंग्लिश के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। कोई बच्चे बोलते हैं कि सर रूल्स ही तो अच्छा है, ठीक है, तो रूल के साथ साथ हमें भी जो भी इंग्लिश का सेंस समझना है, क्योंकि अगर आप रूल के साथ साथ जो सेंस समझ गए तो वहाँ पर आप भी कुछ वोकैब की लर्न करते हो, तो वोकैब के लर्न भी हो गया, उसके साथ हमें सेंस भी समझ गया। तो देखो उसका सेंस मैं आपको बताता हूँ। पहले तो देखो क्या है रीजिम, क्या है यहाँ पर लिखा है रीजिम। आपको पता है कि कोई बता पाएगा रीजिम का मीनिंग क्या होता है? देखो रीजिम का मीनिंग होता है जो हिंदी में बोलता है व्यवस्था। क्या व्यवस्था? मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश में क्या बता सकता हूँ? सिस्टम। क्या बताता हूँ? सिस्टम हो सकता है। क्या सिस्टम? सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल। ओके,
ठीक है सर, सिस्टम तो हो गया, और क्या है बताओगे? ओके, यहाँ पे और भी मैं बताता हूँ। और पता, हमें रूल भी लिख सकते हैं, क्या है, रूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या पता है? यस, देखो मैं क्या बताऊँ, गवर्नेंस। गवर्नेंस ये भी हो गया। तो देखो मैं बिल्कुल 3 वर्ड को आप लर्न कर चुके हैं। पहला वर्ड है रिजिम, उसके साथ गवर्नेंस, सिस्टम और भी रूल हो गया। ओके, ये तो हमारा हो गया, उसका रिलेटेड वर्ड्स हो गया। तो देखो, रिजिम अनसर्टेनली एसोसिएटेड विद द इलेक्शंस में पुट ए हल्ट। हल्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, मैं इसी वक्त आप पूरे सेंटेंस को आपको समझता हूँ। देखो क्या है कि लिखा है, रिजाइम अनसर्टेनली एसोसिएटेड विद द इलेक्शन में पुट ए हल्ट। जो भी जो करंट सिचुएशन है, जो इलेक्शन के लिए, उसमें क्या हो सकता है, कुछ एरर या फिर प्रॉब्लम आ सकता है इलेक्शन को लेकर। ओके, टू द नासेंट पिक अप। तो सर क्वेश्चन किसको आ सकता है? नासेंट पिक अप। ठीक है, नासेंट का मतलब क्या होता है? नवजात। हिंदी में क्या होता है? नवजात। इसका मतलब क्या है? जो भी नया नया आएगा, जो भी हमारा इलेक्शन बॉडी को, उसके क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकता है हमारे इलेक्शन बॉडी में। ठीक है, टू द नासेंट पिकर। नासेंट को हम क्या बोल सकते हैं सर? आप तो कोई कई वर्ड बताता है ना, ये भी बता लो। देखो मैं बताता हूँ, टायरो। क्या? टायरो हो गया, टायरो हो गया। उसके साथ और क्या होता है? ऑन एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ। क्या? ऑन एक्सपीरियंस, ये भी हो सकता है। ओके, आप इसी के लिए 2 वर्ड भी याद कर लो कि नासेंट का मतलब टायरो या फिर ऑन एक्सपीरियंस भी हम बोल सकते हैं। हो गया। अब तो देखो क्या हो गया है कि रीजन मॉन्स्टर एसोसिएटेड विद इलेक्शन में पुट ए हॉल्ट टू द नेशनल पिकअप। ओके, विटनेस इन्वेस्टमेंट एज कॉरपोरेशन माइट। ठीक है, जो भी कॉरपोरेशन, जो भी हमारा बिजनेस चल रहा है ना, वहाँ पर दिखाया गया है कि जब भी कोई नया इलेक्शन बॉडी में जो कोई नया कैंडिडेट आता है ना, तो तब भी हमारे इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी गिरावट आता है। ओके, डिसाइड टू होल्ड बैक ऑन बिग टिकट इन्वेस्टमेंट ऑन थिंग्स वी क्लेव। तो जब तक कि जो टिकट मिलता है ना, नॉमिनेशन का टिकट, जब तक वो मिलने के क्लियर ना हो, तब तक कोई भी जो भी हमारा इलेक्शन बॉडी को क्लियर नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा इंग्लिश का सेंस। उसके बाद मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर इंग्लिश के रूल क्या हो सकते हैं। देखो इतने सेंटेंस पढ़ चुके हैं, देखो मैं आपको एक छोटे सा रूल बताता हूँ। क्या है कि जब भी कोई आप एक सेंटेंस देख रहे होगे कि अंटिल आ गया, क्या? अंटिल में जो बताता हूँ बस आपको ध्यान देना है। ओके, उसके बाद और उधर उधर का बात कुछ नहीं मत करना है, बस आपको ध्यान दो। अगर कोई भी सेंटेंस में अंटिल आ गया, क्या? अंटिल। ठीक है सर, अंटिल आ गया तो फिर क्या करेंगे कि अगर अंटिल आ गया तो उसके बाद हमें फ्यूचर का फॉर्म आना ही नहीं है। अंडरस्टैंड? उसके बाद फ्यूचर का आना ही नहीं है। ओके, तो फिर नहीं आएगा क्या? ये एब्सोल्यूट नहीं आएगा, क्योंकि अंटिल क्या होता है? एक कंडीशनल फॉर्म होता है। बिल्कुल, क्या होता है? कंडीशनल फॉर्म आता है। तो अंटिल कांग्रेस एक कंडीशनल फॉर्म है, तो उसके बाद क्या नहीं आएगा? फ्यूचर का फॉर्म नहीं आएगा। तो यहाँ पर विल कैसे आएगा? या ये तो भाई है कि विल नहीं आएगा, तो विल यहाँ पर रिमूव करना चाहिए। तो ठीक है, अंटिल तो नहीं आएगा। उसके साथ और क्या नहीं आ सकता है? क्या? यस, अनलेस नहीं आ सकता। क्या? अनलेस। तो अनलेस या फिर अनटिल हो गया। और क्या हो सकता है जो कि कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है? और व्हेन भी हो गया। क्या? व्हेन। ओके, तो अगर कोई भी सेंटेंस में आपको दिख गया कि अनलेस या फिर अनटिल या फिर व्हेन, तो उसके बाद कभी भी फ्यूचर का फॉर्म नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर गलत कहाँ पर हो गया बच्चे बताओ? विल। तो देखो यहाँ पर मैं पूरे क्वेश्चन लिखा हूँ कि ये पार्ट ए पर आ गया, ये पार्ट बी पर। तो देखो हमारा कहाँ पर एरर मिला, देखो यहाँ पर लिखा है, देखो विल क्लियर अप। क्या लिखा है? विल क्लियर अप। देखो मैं फिर से बताता हूँ, विल क्लियर अप। यहाँ पर अनटिल आया है, तो अनटिल एक कंडीशनल फॉर्म होता है, तो उसके बाद कभी भी क्या नहीं आना चाहिए? फ्यूचर का फॉर्म आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो ये तो पार्ट सी पर था, इसलिए आंसर सी हो गया। तो यहाँ पर मैं पूरे रूल्स को यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप पढ़ सकते हो कि देयर इज एन एरर रिगार्डिंग द कंडीशनल सेंटेंस। इन कंडीशनल सेंटेंस द क्लॉज आफ्टर द क्लॉज द क्लॉज आफ्टर द वर्ड्स लाइक अनटिल, अनलेस या फिर व्हेन या फिर इफ या फिर सपोज, ये 2 वर्ड में नहीं बताया था, तो आप यहाँ पर याद कर सकते हो। कैन नॉट बी इन फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पर विल को रिमूव करना था हमें। बिल्कुल समझ गया। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67 क्वेश्चन क्या। देखो, तो मैं सोचता हूँ कि आपको मैं जो बताया पूरे कॉन्सेप्ट, जो भी सेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आएगा तो आप बिल्कुल लाइक ठोक दो हमारा पास। ओके, तो देखो
आज की दो जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 67 क्या देखो, द प्रोजेक्टेड स्लो डाउन इन द सेकेंड हाफ। जो भी प्रोजेक्ट था उस जो सेकेंड हाफ में क्या थोड़ी सी गिरावट हो गया यानी स्लो डाउन हो गया। ऑफ द फिजिकल डिस्पाइट ऑफ द फिजिकल, जो भी हमारा फाइनेंशियल में फिजिकल डेफिसिट हो रहा है ना, जो फिजिकल में क्या हो गया थोड़ी सी गिरावट हो गया सेकेंड हाफ में, ठीक है। डिस्पाइट बावजूद प्राइसेस आर ओरिंग साइंस, फिर भी क्या हुआ ना, जो ये हमारा ग्लोबल ऑयल प्राइस ना उसमें भी थोड़ी फॉल आ गया। ओके, तो ये हो गया इंग्लिश के सेंस, आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये तो सही है, पर हमें तो अब इंग्लिश की एरर को फाइंड आउट करना है। तो एरर क्या हो सकता है देखो, द प्रोजेक्टेड स्लो डाउन इन द सेकेंड हाफ, सही है, बिल्कुल सही है। द प्रोजेक्ट स्लो डाउन इन द सेकेंड हाफ सही है। ओके, ऑफ द फिजिकल डिस्पाइट, ठीक है। आपको एक यहाँ पर मैं और एक रूल बताता हूँ कि डिस्पाइट के बाद क्या, डिस्पाइट के बाद ऑफ आता है क्या, क्या बोलेगे आप बताओ, आता है कि या नहीं, नहीं आता है। अगर कहीं भी आप देखा है कि डिस्पाइट ऑफ, देन यू विल दैट इज रॉन्ग। ओके, तो डिस्पाइट का कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है। अगर आपको दिखाई दे कहाँ पर कि इंस्पाइट, क्या लिखा है आप कहाँ पर भी इंस्पाइट, तो अगर आप कहीं पर देखेंगे क्या लिखा है इंस्पाइट लिखा है, तो आप बिल्कुल, अगर कहाँ पर लिखा है इंस्पाइट, क्या लिखा है इंस्पाइट, तो आप लिख सकते हैं क्या, ऑफ लिख सकता है। ओके, तो यहाँ पर तो ऐसे कुछ कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर डेस्पेट के बाद ऑफ नहीं है तो सही है। तो फॉल इन द ग्लोबल, ये तो सही है। तो पार्ट ए और बी पर कोई भी एरर नहीं है। ऑयल प्राइसेस आर, ठीक है, ऑयल और प्राइसेस उसके बाद तो सारा आर आता है, ये भी तो सही है। ओरिंग साइंस हो गया, तो क्या नो एरर है, अरे बच्चों ये नहीं हो, ऐसे तो नहीं होगा, तो एरर तो बिल्कुल ही है। मैं बोलता हूँ एरर है, तो आप बताओ कहाँ पर हो सकता है एरर है, ये तो कंफर्म है कि एरर है, तो कहाँ पर एरर हो सकता है, देखो मैं बताता हूँ क्या। यहाँ पर लिखा है दी फॉल, क्या लिखा है दी फॉल, आप पहले ढूंढो उसका वर्ब क्या हो सकता है। दी फॉल का वर्ब कहाँ पर, उसके बाद कहाँ पर वर्ब है, देखो आर, ठीक है। द फॉल की वर्ब कहाँ पर है आर, तो द फॉल पर क्या वर्ब आर आना ही चाहिए, या फिर और कौन सी, देखो द फॉल एक क्या होता है, एक सिंगुलर वर्ब होता है, एक सिंगुलर नाउन, सॉरी क्या होता है सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के लिए क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। ये क्या बताने वाला है। ओके, तो देखो कि द फॉल है क्या हो गया सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन, तो उसके लिए क्या आना चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो आर तो एक प्लूरल वर्ब हो गया, तो इसलिए क्या आना चाहिए इज, तो हो गया सही, नहीं 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 नहीं, सही नहीं हुआ, ये तो सही हो गया इज, उसके बाद क्या सही है इज वरिंग, ठीक है। जो क्योंकि इज आमार के बाद जो भी हमारा भी भार बात है उसके जरन के फॉर्म लगता है, ये सही है। इज वरिंग सही है। साइंस, अरे भाई ये तो क्या होता, ये तो थोड़ी सिंगुलर था, यहाँ पर तो सिंगुलर आना चाहिए, तो साइंस नहीं होगा, क्या आना चाहिए साइंस। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो गया देखो मैं बताता हूँ। द प्रोजेक्टेड स्लो डाउन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फिस्कल डिस्पाइट द फॉल इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इज ओरिंग साइन। ओके, तो ये हो गया सही सॉरी। उसके बाद देखो ये मैं पूरे लिख दिया हूँ कि कौन से पार्ट है ABCD। ओके, उसके बाद देखो ये हमारा था रूल नंबर 67। देखिए आप हम बिल्कुल अब तक पूरे 67 रूल कवर कर चुके हैं, और यहाँ पर मैं आंसर को बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर चुका हूँ कि ईज ओरिंग साइन होगा। मैं आपको पूरे समझ दिया हूँ कि क्यों यहाँ पर ईज आएगा, क्यों यहाँ पर साइन आंसर आया पूरे। तो अब देखो उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 68 क्या है देखो, पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान देंगे। ओके, विथ द फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेट्स बाय 15%। तो देखो कि जब भी जो हमारा फिजिकल डेफिसिट यानी जो गिरावट यानी डाउनवर्ड होता है ना, वो एस्टिमेट किया यानी कैलकुलेट किया गया कितना 50% से ज़्यादा हो गया इन जस्ट द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ द फिजिकल ईयर। जो हमारा फिजिकल ईयर होता है ना, जो कि अप्रैल से लेकर मार्च तक जो हमारा क्या होता है फिजिकल ईयर, वहाँ पर क्या देखा कि 15% का गिरावट दिखा है हमारा जस्ट 8 मंथ में। ओके, द गवर्नमेंट कैन नॉट क्रैंक ऑफ स्पेंडिंग, सारी ये क्या हो गया, क्रैंक ऑफ का मीनिंग तो हमें पता नहीं क्या होगा। देखो मैं बताता हूँ कि क्रैंक ऑफ का मीनिंग होता है इंक्रीजिंग, क्या होता है इंक्रीजिंग। ओके,
क्रैंक अप मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। ओके, तो देखो क्या है, क्रैंक अप स्पेंडिंग विदाउट सिवियरली अफेक्टिंग इट्स फाइनेंस। तो जो भी, क्योंकि यहाँ पर तक जो भी फिजिकल डेफिसिट उसका इंक्रीज होता है, जो कि अबाउट 15% इंक्रीज हो गया, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या नहीं करता कि एक्स्ट्रा जो भी इंक्रीजिंग करता था, कि हमेशा करता था बिजनेस में, इसको इंक्रीज नहीं कर पाया, यानी क्रैंक अप नहीं कर पाया, क्योंकि जो सिविल अफेक्टेड फाइनेंस अलॉन्ग विद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमी। जो भी हमारा एफडीआई होता है, क्या होता है एफडीआई, अच्छे से बताता हूँ, देखो क्या है। एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ हमारा क्या होता है कि फॉरेन कंपनी ने आकर भारत में निवेश बनाता है, ठीक है। तो उसने भी क्या, उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ी सी डेफिसिट चल रहा है, तो कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि यहाँ पर बिजनेस शुरू करने। ठीक है, ये हो गया हमारा इंग्लिश की मीनिंग। ठीक है, पर हमें तो यहाँ पर ग्रामर को रूल को पकड़ना है। क्या है देखो, ये सही है, विथ द फिजिकल डेफिसिट एक्ससीडिंग द बजट एस्टिमेट्स। ठीक है, क्या ठीक है सर, यहाँ पर दिखाओ, थोड़ी सी नज़र से, अच्छी नज़र से दिखो ना, क्या है, इसे बिल्कुल अच्छी नज़र से देखो क्या है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स क्या होता है सर, एक भार्ब होता है। क्या भार्ब। तो देखो यहाँ पर एस्टिमेट्स नहीं आ सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर एस्टिमेट को बिल्कुल नाउन के जैसे यूज़ करना है। तो एस्टिमेट्स का नाउन फॉर्म क्या होता है, एस्टिमेट। क्या होता है एस्टिमेट। ओके, तो हमें यहाँ पर एस्टिमेट का यूज़ करना है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 68। यहाँ पर पूरे लिख दिया हूँ मैं, पार्ट ए, पार्ट बी और भी पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए फॉर एरर था, और मैं रूल नंबर 68 में क्यों लिखते हैं परफेक्टली, क्योंकि हमारा जो एस्टिमेट्स था एक भाग था और बिल्कुल गलत था, और हम पूरे अब यूज़ करने वाला है उसके नाउन फॉर्म, वो क्या है एस्टिमेट। क्या है एस्टिमेट्स। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 69 क्या है। देखो आज की तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन हमारा जो रूल्स चल रहा है ना, 69 नंबर क्वेश्चन है आज की, तो पूरे ध्यान दे के देखें। वाइल स्पेकुलेशन इज राइफ, व्हाट इज स्पेकुलेशन, व्हाट स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन क्या है सर बताओ। स्पेकुलेशन का मतलब चिंतन। क्या होता है चिंतन, जो हमारा थॉटनेस है ना, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। और क्या बोलते हैं, रियूमिनेशन भी बोल सकते हैं। क्या रियूमिनेशन, हम पे रिम्यूनेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो वाइल स्पेकुलेशन इज राइफ, राइफ का मतलब होता है परिपूर्ण या फिर फील्ड। तो जब भी जो भी हमारा चिंतन अगर पूरे कंप्लीट है या फील्ड है, एंड लीगल इक्वल्स आर थ्रेसिंग, थ्रेसिंग का मतलब क्या, ताड़ना बोलते हैं। क्या ताड़ना, जो भी फंसाना किसको, थ्रेसिंग आउट द कंटूर्स ऑफ एन इम्पेंडिंग कोर्ट रूम बैटल। यानी जो हमारा कोर्ट होता है यहाँ पर बिल्कुल पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो गया, पूरे फील हो गया है। हियर व्हाट द वेरियस फाइनेंशियल न्यूज़पेपर हैव रिपोर्टेड दिस मॉर्निंग। तो आज आज की मॉर्निंग में क्या हो कि न्यूज़पेपर वालों ने क्या रिपोर्टेड किया था, कि जो भी हमारा कोर्ट कोर्ट रूम है ना, वो बिल्कुल जो भी बिल्कुल जो चिंतन शैली के लोगों के बातों में बिल्कुल परिपूर्ण हो गया है। ये हो गया इंग्लिश का सेंस। तो हमें बस अब बताना है इंग्लिश के रूल के मुताबिक कौन से गलत हो चुका है। क्या देखो क्या है यहाँ पर लिखा है, आपको बिल्कुल ध्यान देना है क्वेश्चंस क्या है, और उसके बाद सेंस तो समझ गए आप। अब हम पूरे रूल को पकड़ना है। देखो क्या हो सकता है यहाँ पर, वाइल स्पेकुलेशन इज राइफ एंड लीगल इक्वल्स, सही है, आर फ्रेसिंग आउट द कंटूर्स, ये सही है। देखो एक बात होता है कि जब भी आप दिख गए, क्या दिख गए, कि हियर एक वर्ड होता है हियर, अगर ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट में यूज़ होता है। क्या इंट्रोडक्शन मतलब पहले यूज़ होता है, जो भी सेंटेंस ना, ये अगर इंट्रोडक्शन पार्ट के पहले यूज होता है, तो उसके पहले जो भी वर्ब आएगा, उसके पहले जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। किसके फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सही, तो इसमें कोई भी पार्ट में एरर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इम्पेंडिंग्स आया है तो ये सही है। उसके बाद हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 70। क्या है क्वेश्चन नंबर 70, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 70, बिल्कुल ध्यान दें।
Although no one was sure when the decision to replace Mystery was taken, but it is believed returning to the helm was not Ratan Tata's first choice, say sources. ठीक है, ये पढ़ते हम पहले तो एक बार पढ़ लिया, उसके बाद हम इंग्लिश के सेंस को समझना है। Although no one was sure when the decision to replace Mystery was taken, कब कोई भी श्योर नहीं है कि जो डिसीजन कब भी लिया गया, बट इट इज़ बिलीव, बट जो कि हम बिलीव करते हैं कि जब भी वो रिटर्न हेल्म जो प्रॉब्लम से हल होने के बाद ही जो रतन टाटा की फास्ट चॉइस वही शो करता है कि उनने क्या है कि डिसीजन लिया। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश के सेंस की जो डिसीजन ले गए थे रतन टाटा के सोर्स में बताता है कि जो भी हमारा पहला डिसीजन नहीं लिया था, पर जो भी बिलीव करते हैं कि उनके लौटने के बाद रतन टाटा ने उसका फास्ट चॉइस लिया था। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश के सेंस। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एरर क्या हो सकता है कि अल्दो के बाद क्या आता है हमेशा बताओ, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद हमेशा येट आता है। क्या आता है? येट। देखो यहाँ पर येट है क्या या फिर और अदर कंजक्शन है, ये हमें दिखना है। तो देखो, अल्दो नो वन वाज श्योर व्हेन द सही है डिसीजन टू रिप्लेस मिनिस्ट्री वाज टेकन, बट यहाँ पर आ गया अरे भाई गलत, ये बड़ी एरर हो गया है क्योंकि यहाँ पर बट के जगह क्या आना चाहिए? येट। क्या आना चाहिए? येट। ओके, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? येट आना चाहिए। तो गलत हो गया, क्या पार्ट ए पर एरर हो गया। ओके, लिखा है बिल्कुल पार्ट ए पर एरर है, रूल नंबर 70 लिख दिया हमें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अच्छे से ध्यान दें क्वेश्चंस पर। The newspaper quoting experts reported that ministry lacked perhaps the necessary experience to handle a large conglomerate such as the Tata Sons। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखो क्या है, बिल्कुल ध्यान दे क्वेश्चंस पर। द न्यूज़पेपर कोटिंग एक्सपर्ट्स रिपोर्ट, जो न्यूज़पेपर की कोटेशन लिखते हैं ना, वो एक्सपर्ट ने रिपोर्ट किया कि जो मिस्ट्री थे वो लेक्ड परहैप्स द नेसेसरी एक्सपीरियंस, कि जो भी मिस्ट्री एक पर्सन है ना, उसने उनके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो बिल्कुल उनके पास नहीं था। टू हैंडल ए लार्ज कॉन्ग्लोमेरेट सच ए टाटा सन्स, जैसे टाटा सन्स कंपनी है ना, वो बड़ी कंपनी, उसको इसी तरह बड़ी कंपनी को हैंडल करने के उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था। वो न्यूज़पेपर की कोटेशन एक्सपर्ट ने क्या रिपोर्ट किया था न्यूज़पेपर पर। सही है, ये हमें समझ में आ गया। और हमें एरर ढूंढना है, तो एरर कहाँ पर हो सकता है? देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? लेक्ट पेराहाप्स। क्या? लेक्ट पेराहाप्स। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एरर है कि पहले क्या आना चाहिए? पेराहाप्स, उसके बाद लेक्ट। क्यों सर? क्योंकि देखो पेराहाप्स क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? पेराहाप्स, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद वर्ब आता है। तो देखो हमें क्या लिखना है? मिस्ट्री पेराहाप्स लेक्ट। क्या लिखना है? मिस्ट्री पेराहाप्स हैड लेक्ट। ओके, तो ये हो गया एरर। तो हमें पार्ट बी पर एरर मिल गया, मैं यहाँ पर बिल्कुल लिख दिया हूँ। ओके, एडवर्ब फिनिश। सॉरी, मैं आपको एडजेक्टिव बोल दिया ना, तो यहाँ पर एडवर्ब होना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद हम देखते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है आज की। देखो क्या है क्वेश्चंस। एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट्स, जो एनालिस्ट करते हैं उसे एनालिस्ट बोलते हैं, और जिसने एक चीज़ को लेकर पूरे एक्सपीरियंस हो गए उसका हम एक्सपर्ट्स बोलते हैं। रिपोर्ट्स द पेपर फील दैट योर 4 years इज़ ए वेरी शॉर्ट टाइम टू जज मिस्ट्रीज परफॉर्मेंस, कि जो रिपोर्ट्स ने जो पेपर में रिपोर्ट किया था एनालिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने, कि 4 year के एक्सपीरियंस बिल्कुल शॉर्ट टाइम होता है। क्या होता है? एक शॉर्ट टाइम। पूरे हम एनालिसिस नहीं कर सकते एक पर्सन के बारे में या फिर उनकी काम के बारे में, बिल्कुल हम नहीं एनालिसिस करते। जस्ट 4 years। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैं अब जस्ट बताया कि जस्ट 4 years, जस्ट 4 years, इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल नेगेटिव का शो करता है। क्या? किस सेंस को शो करता है? नेगेटिव को। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, ए वेरी शॉर्ट टाइम। क्या लिखा है? वेरी शॉर्ट टाइम। देखो शॉर्ट टाइम का मतलब है नेगेटिव। अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ को हम और भी ख़राब कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर वेरी को यूज़ नहीं करना चाहिए,
हमें यहाँ पर टू का यूज़ करना है, किसका, टू। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ए टू वेरी शॉर्ट टाइम, ए टू वेरी शॉर्ट टाइम। अगर कोई भी अच्छी बात हो और उसके ज़्यादा ही और अच्छी करना चाहिए तो आप हमें यहाँ पर वेरी लगना चाहिए। क्या लिखते हैं, वेरी गुड लिखते हैं ना हम, वेरी गुड। ओके, तो हमें यहाँ पर अगर अच्छी बात है तो हमें यहाँ पर वेरी का लग सकते हैं, और कोई भी नेगेटिव सेंस को समझता है तो हमें यहाँ पर टू का लगाना है। ओके, तो उसके साथ साथ हमें अपने मज़ेदार 7 रूल का कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही जुड़े रहो हमारे साथ, क्योंकि इतने सारे अच्छे कंसेप्ट आप कभी नहीं पा सकते हो। ओके, उसके बाद देखो हम ज़रा आज की जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो, द जापानीज crisis is likely to affect India's auto ancillary space, reports the Economic Times. Local ancillary firms import components as well as finished products from Japan to sell in India. तो देखो क्या है एरर, जापान क्राइसिस यानी जापान की जो प्रॉब्लम्स है इज लाइकली टू अफेक्ट इंडियाज ऑटो एंसिलर स्पेस। जो भी जापान की प्रॉब्लम है वो इंडिया के ऑटो एंसिलर स्पेस को थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है। कैसे, रिपोर्ट्स द इकोनॉमिक टाइम, ये इसको जो बात है इसको किसने रिपोर्ट किया है, तो इकोनॉमिक टाइम ने रिपोर्ट किया है कि जो जापान के क्राइसिस चल रहा है ना, इसीलिए इंडिया के ऑटो एंसिलर स्पेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लोकल एंसिलरी फार्म्स इंपोर्ट्स कंपोनेंट्स एज वेल एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम जापान टू सेल इन इंडिया। और किसके लिए, कि जो भी लोकल एंसिलरी फार्म होता है उन सबको बेचने के लिए इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो बिल्कुल वो फाइनेंशियल कंडीशन का उनके शो करता है जापान और इंडिया के बीच में। ये हो गया हमारा पूरे सेंस। उसके बाद देख तो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ सकता है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा है, क्राइसिस, यहाँ पर लिखा है दी, यानी ये तो डेफिनेट हो गया, बिल्कुल डेफिनेट। तो डेफिनेट के यहाँ का सिंगुलर भाव आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सिंगुलर। तो क्राइसिस नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्राइस। ओके, ये हमें सिंगुलर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जापान क्राइसिस बोले, जापान क्राइसिस बोले लिख सकते हैं आप, कि क्राइसिस एक लैटिन वर्ड होता है। ओके, देखो मैं लिखते हूँ यहाँ पर कि क्राइसिस एक लैटिन वर्ड होता है, इज ए प्लूरल नाउन, वी नीड ए सिंगुलर नाउन व्हिच इज क्राइसिस। क्या, क्राइसिस। ऐसे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखो हमारा जो भी हमारा 9th क्वेश्चन है आज का, देखो, दिस इज टू गिव टाइम फॉर MPs टू रीड। अब ये वो टाइम आ गया कि हम MP को थोड़ी टाइम देना है, किसके लिए, थोड़ी पढ़ने के लिए, किसके बारे में, द बिल, जो बिल है उसके बारे में थोड़ी पढ़ने के लिए हमें MP को थोड़ी देर टाइम देना है। एंड डिस्कस देम व्हेन द वोट ऑन द मोशन टू इंट्रोड्यूस द बिल इज टेकन आउट, कि उसको थोड़ी उनको थोड़ी टाइम दे कि उन्हें थोड़ी डिस्कस करना है उस बिल के बारे में, उसके बाद इंट्रोड्यूस को लेने, और उसके बाद हमें जो बिल को लेना है कि कैसे वोट लेना है उस बिल को लेकर। ये हो गया हमारा इंग्लिश के रूल। उसके बाद देखते हैं इसका सेंस क्या हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, एक बात बताता हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान दे उस पर। यहाँ पर क्या लिखा है समझ लो पहले। ये तो हो गया पूरे सही, दिस इज द गिफ्ट, बिल्कुल सही। द बिल एंड डिस्कस देम, यहाँ पर देम, देम किसके लिए आया है, देम प्रोनाउन होता है, एक प्लूरल प्रोनाउन होता है। क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन आना क्या सही है, नहीं सर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिल के लिए आया है। तो बिल एक क्या होता है, सिंगुलर, तो देम के जगह पर क्या आना चाहिए, इट, क्या आना चाहिए, इट। ओके, हम यहाँ पर इट लिख सकते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा जो भी 74 नंबर रूल। क्या है, देखो, रिप्लेस प्रोनाउन देम एंड इट, बिकॉज द बिल क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हमें एक सिंगुलर प्रोनाउन आना चाहिए जो कि इट। उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन से, आज की आखिरी क्वेश्चन नहीं है, हाँ आप बिल्कुल मत कन्फ्यूज हो, क्योंकि आज तो और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है जो कि हमारा ड्रीम इल्यूजन क्वेश्चन, बिल्कुल ब्रेन को हैक करने वाला है। ओके, अब बिल्कुल फ्रेश होके बैठ जाओ। तो देखो क्या 75 नंबर क्वेश्चन। मीनवाइल द राज्यसभा हार्डली functions the day due to repeated disruptions. Finally the chair adjourned the house until the next day. ठीक है, द राज्यसभा, मीनवाइल द राज्यसभा हार्डली, हार्डली का मतलब बिल्कुल नहीं, ना के बराबर,
हार्डली फंक्शन में थोड़ी थोड़ी देर के लिए फंक्शन हुआ था दैट डे ड्यू टू रिपीटेड डिस्टर्बेंस, क्योंकि बार बार वहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन एराइज हो रहे थे, यानी डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए वहाँ पर थोड़ी राज्यसभा की कुछ देर के लिए चल रही थी। फाइनली द चेयर एडजन, और एंड में क्या हुआ कि चेयर को एडजन किया नहीं, यानी पोस्टपोन कर किया गया अगले दिन के लिए, ओके, नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश का सेंस। अब तो हमें बताना है इंग्लिश का रूल क्या हो सकता है, एरर क्या हो सकता है यहाँ पर। देखो फ्रेंड्स, फाइनली द चेयर एडजॉर्न, ठीक है, दी हाउस अंटिल, यहाँ पर अंटिल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंटिल हमेशा एक कंडीशनल सेंटेंस में होता है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कंडीशनल का फॉर्म ही नहीं बनता है, तो थोड़ी यहाँ पर अंटिल होगा, यहाँ पर टिल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टिल। ओके, तो हो गया आपका पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व मैं कर चुका हूँ आपको, और आपको पूरे समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो आप पूरे जो मैं बताया पूरे 10 क्वेश्चन आप पूरे उसको समझ लो, आपको अच्छे से एक दो बार फिर से रिवाइज करें नोट्स को। ओके फ्रेंड्स, और तो फ्रेंड चलो शुरू करते हैं आज का पूरे जो कि हमारा इंटरेस्टिंग एपिसोड होता है, मैजिकल रूल्स। ओके, क्या होता है मैजिकल रूल्स, यानी ड्रीम इल्यूजन क्वेश्चंस। ओके, तो मैं एक बार पढ़ता हूँ और आप भी मेरे साथ पढ़ो। ओके, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मैं एक नए कलर चूज़ करता हूँ। देखो, इन 1866 मोस्ट द पीपुल वेर राइट फ्रॉम ढंगर इन उड़ीसा। मैं एक सेकंड दो यानी 30 सेकंड को टाइम देता हूँ, आप सोच के बताओ क्या एरर हो सकता है। फिर से एक बार चांस देता हूँ। ओके, तो स्लो क्या हो सकता है यार, इसमें एरर क्या हो सकता है, बाद में सोचेंगे। देखो मैं पहले बताता हूँ, देखो आपको कि देखो दो फ्रेज होता है, क्या होता है डाई ऑफ, क्या होता है डाई ऑफ, डाई ऑफ क्या होता है डाई ऑफ, ठीक है सर, डाई ऑफ होता है। और क्या फ्रेज होता है आपने बताया, दो फ्रेज, और एक होता है डाई फ्रॉम, क्या होता है डाई फ्रॉम, एक डाई ऑफ और एक डाई फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है सर ये भी बताओ, यहाँ पर लिखा है डाई फ्रॉम, ठीक है, डाई फ्रॉम। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़, आप मैं जो लिखना यहाँ पर आप इसे नोट डाउन कर लेना। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो क्या एक आता है डाई, डाई ऑफ, डाई ऑफ, और एक होता है डाई फ्रॉम, क्या डाई फ्रॉम। ठीक है सर, आपने दो फ्रेज बताया। ओके, तो यहाँ पर डाई ऑफ के बाद क्या आ सकता है, डिजीज, क्या आता है डिजीज, कोई भी डिजीज का नाम ले सकते हो आप, या फिर हंगर, क्या हंगर भूखे में, अगर कोई भूखे में मर गया ना, हम अब उसको बताएंगे कि डाई ऑफ हंगर, यानी उसने भूखे में मर गया, हो गया। ठीक है सर, और क्या डायफ्राम किस कहाँ पर लगाएंगे हम, ठीक है, डायफ्राम किस में लगाएंगे हम, डायफ्राम ऊंट, यानी कहाँ पर उस यहाँ पर एक जो भी ऊंट होके उसने डेथ होगा, तो यहाँ पर ऊंट लिख सकते हैं हम, या फिर ओवर ईटिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ी मिटा देता हूँ, देखो इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, एक पार्ट डायप को आप लिख दें कि डायप के बाद हमें डिजीज या फिर हंगर को लिखना है, और डायफ्राम के डायफ्राम में एक तो क्या लिखना है बताया मैं आपको, एक लिखना है क्या ऊंड, क्या ऊंड, डायफ्राम ऊंड लिख सकते हैं, या फिर ओवर ईटिंग लिख सकते हैं, क्या ओवर, ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा फूड खाकर, अरे क्या बात है, ओवर ईटिंग, या फिर ड्रिंकिंग लिख सकते हैं, ओवर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग लिख लो आप, नॉर्मली चलेगा। तो इसके बाद क्या लिख, डायफ्राम के बाद ऊन लिख सकते हैं, या फिर ओवर ईटिंग, या फिर ड्रिंकिंग लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा मैजिकल ट्रिक, आपको याद करना है। दो बात मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये डाई अप के साथ क्या आता है, डिजीज आता है, और एक हंगर आता है, किसके साथ, डाई ऑफ। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डाइट फ्रॉम, ये तो हो गया एरर कि डाइट के बाद ऑफ लिखना है, क्या ऑफ, क्योंकि यहाँ पर हंगर लिखा है। अगर यहाँ पर लिखा होगा कि ओन्ड, या फिर ओवर ईटिंग, या फिर फूड प्रोसेसिंग, जो भी लिख, फूड पॉइजनिंग सॉरी, तो हमें यहाँ पर डायफ्राम ठीक सही था।
हो गया आज का हमारा मैजिकल वर्ड। कैसे था फ्रेंड्स, बताओ कैसे था? बिल्कुल मैजिकल ही होगा, मुझे पता है। ओके, तो उसके बाद मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। देखो पूरे हमारे आज अब तक पूरे 75 क्वेश्चन हो गया है। देखो आप अगर पूरे मिस कर रहे हो कि पूरे वीडियो नहीं दिखे, या फिर जो हमारा अब तक 75 रूल्स कवर हो चुके हैं, यानी आप ज़्यादा ही कुछ पीछे में चल गए, ऐसे नहीं, ऐसे मत सोचो, क्योंकि जस्ट 75 तो कंप्लीट होना हुआ है। और हमारा टारगेट क्या है देखो ना, आप इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है क्या, कितने बड़े टारगेट है, 1000 प्लस रूल्स की। अभी भी आपका पास टाइम है, आप जाके हमारा पूरे पीडीएफ, जो भी पूरे हमारा वीडियो पड़े हैं प्ले लिस्ट पर, और लगभग 7 या अब तो हमारा 8 एपिसोड हो गया है, तो पूरे 8 एपिसोड का आप कंप्लीट कर देंगे तो पूरे 75 रूल्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। और एक दो बार देख देंगे और अपने तरीक़ों से 2-3 एग्जाम्पल लिख दोगे तो हमारा इंग्लिश में स्किल राइटिंग होता है ना, आपका अच्छा हो जाएगा। और जो भी हमारा वोकैब सेशन होता है, वहाँ पर मैं एक अच्छी तरीके से ज़्यादा से ट्रिक के लेकर थोड़ी बहुत अच्छी से बताता हूँ हमारा वोकैब सेशन को, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें लाइक करना, और आपको फ्रेंड के साथ शेयर करना, क्योंकि उन्हें भी इस तरह का वीडियो चाहिए। और कमेंट करना अगर कोई भी डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है या फिर कोई नई क्वेश्चन है और आप उससे सॉल्व नहीं कर पाते, तो मैं आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, और मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, या फिर जो अगले वीडियो आएगा वहाँ पर मैं क्वेश्चंस करके आपको बता दूंगा। ओके, और वीडियो अच्छी लगा तो हमें सब्सक्राइब करना। ओके, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, और आपका सभी का प्यारा मैजिकल रोड यानी टीम इल्यूजन के क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस्ड।